जनता जो है उससे खुश होगी। फिर ये जैसे ही हम मेरी सहयोगी बात कर रही थी कि लोगों के टैक्सेशन को लेकर के कई विषय हैं। देखिए, जो विश्व के सामने बड़ी अलग चुनौतियां हैं और बड़ी तेज़ गति के साथ सारा परिदृश्य बदल रहा है। उसके चलते हुए जिसे फिनेंशियल रीसेट कहते हैं, तो वो होने वाला है। उसके चलते हुए आपको बहुत लचीलापन दिखाना पड़ेगा और नई नीतियां लानी पड़ेंगी नई मांगों के अनुसार। और भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है ऐसी। हाँ, तो उसके चलते हुए आपको बड़ी गतिशीलता दिखानी पड़ेगी। और अब मुझे लगता है कि इनकी तरफ ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। फिर वही कि एक समय था जब लोग क्षेत्रीय दलों की भूमिका से परेशान हो गए थे, तो वो चाहते थे कि टू पार्टी सिस्टम आ जाए। तो उसके चलते हुए उन्होंने भाजपा को भी अधिक सहयोग दिया, उसकी संख्या बढ़ा दी, कांग्रेस की भी संख्या बढ़ा दी। अब वापस घूम घाम करके पूरा पहुंच गए हैं वहाँ जहाँ से शुरू हुए थे कि फिर मल्टी पार्टी जो सिस्टम है उसको बल मिल गया है। उनकी भूमिका बढ़ गई है, जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी, जो छोटे दल हैं उनकी। तो मुझे लगता है कि फिनेंशियल जो इश्यूज हैं लोगों की, इश्यूज ऑफ मास कंसर्न, दे विल गेट द रिक्विजिट अटेंशन नाउ। जी बिल्कुल प्रदीप कौशल जी, जो राजनीतिक रुझान सामने उभर के आए हैं, जाहिर तौर पे उसके कई मायने हैं। शिव प्रकाश जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं स्टूडियो में, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे जो जनादेश आया है, जो रुझान है। हालांकि अभी परिणाम जब सामने आएंगे देर रात तक तो पता लगेगा कि इसको कितनी सीटें मिली हैं, लेकिन रुझानों में भाजपा का नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बहुमत से आगे है। जाहिर तौर पर एक जनादेश है। आप कैसे देखते हैं प्रकाश जी इस जनादेश को जो रुझानों में उभर के सामने आ रहा है? देखिए, जनादेश जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है, लेकिन जो समाज में मानस था कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए, एनडीए की सरकार बननी चाहिए, वैसा मत जनता ने मोदी जी को और एनडीए को दिया है जी। तो एक बात बहुत अच्छी हुई है इस चुनाव में, निसंदेह सीटें कम हैं, लेकिन अच्छी बात ये हुई है कि सरकार चलती रहेगी। जो पॉलिसीज़ पिछले वर्षों में, पिछले 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने इनिशिएट की थी, वो पॉलिसीज़ चलती रहेंगी। आज बाज़ार पर प्रभाव ज़रूर दिख रहा है, लेकिन एक दिन बाद, 2 दिन बाद ये सब कुछ स्थिर हो जाएगा, क्योंकि कोई पॉलिसी पैरालिसिस नहीं होगा। डिसीजन मेकिंग उतनी ही फर्म रहने वाली है। निसंदेह जितनी सीटें आनी चाहिए थी उतनी सीटें नहीं आई हैं, लेकिन सरकार बनना महत्वपूर्ण होता है, कंटिन्यूएशन महत्वपूर्ण होता है। और जो विदेश राजनीति है, वैश्विक राजनीति है, उसमें जो निरंतरता चाहिए होती है वो भी इस सरकार के अनुरूप ही बनी रहेगी। तो निसंदेह सीटें कम हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की नीतियां चलती रहेंगी, इकोनॉमिक पॉलिसीज चलती रहेंगी, जो भी इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट है सोसाइटी की वो पूरी होती रहेंगी जी। और जो अपेक्षा वैश्विक जगत की वो भी पूरी होती रहेगी जी। प्रदीप जी, मेरा सवाल आपसे अगला है, क्योंकि जाहिर तौर पे जो जिस प्रकार का रुझानों में जनादेश है वो एक गठबंधन सरकार का जनादेश है। भारतीय जनता पार्टी के पास जब बहुमत था, 303 आई थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि एनडीए की सरकार, 14 में भी कहा गया एनडीए की सरकार। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब गठबंधन राजनीति की बात होती है तो इस देश ने दो पार्टियों को देखा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेतृत्व में गठबंधन सरकारें चली, दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी कई बार गठबंधन सरकारें बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं उन गठबंधन सरकारों को लेकर सवाल उठते रहे। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। दोनों पक्षों को अगर आप देखेंगे तो उनकी विवशता भी है समय के अनुसार, और दूसरा उनके पास अनुभव भी है जी। तो जब आपके पास अनुभव रहता है, बल्कि वाजपेयी जी के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पहली बार प्रयोग हो रहा था, 22 दल मिलकर के सरकार बना रहे हैं। तो वो जो गठबंधन था वो तो बहुत ही बड़ा था और बहुत व्यापक था, और उसके अंदर जो है भाजपा को बड़ा समझौता भी करना पड़ा था। 3 जो विवादास्पद विषय थे
उनको उन्हें एक तरफ रखना पड़ा था और ये कहना पड़ा था कि ये हमारे एजेंडा पे नहीं है। तो इस प्रकार की व्यवस्था मौजूदा सरकार के लिए नहीं है और ये निर्भरता उससे कम है, क्योंकि वाजपेयी जिस समय प्रधानमंत्री बने तो दोनों बार उनका 181 और 182 यानी ये आंकड़ा था भाजपा का, और उनके पास जो आवश्यकता थी लगभग 100 लोगों को की व्यवस्था करने की चुनौती थी। इस प्रकार की चुनौती तो इस सरकार के सामने नहीं है। भाजपा अपेक्षाकृत काफ़ी अच्छी स्थिति में है, हालांकि संतोषप्रद नहीं है। जी। अब मुझे नहीं पता अंतिम आंकड़ा जो है वो कहाँ के स्थिर होगा, तब पता चलेगा। तो अपेक्षाकृत ये उतना बड़ा जो है गठबंधन नहीं होगा। हो सकता है कुछ अन्य दल जो अन्य की श्रेणी में अभी हैं उनमें से भी कुछ दल जो हैं वो इसमें सम्मिलित हो जाएं। तो उसके चलते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कोई अस्थिर होगा, ये सरकार जो है वो कोई अस्थिर सरकार होगी। और शपथ लेने के बाद क्या है कि जैसे ही सरकार जो है अपना कामकाज संभाल लेगी तो मुझे लगता है वो जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं बिजनेस एज यूजुअल, तो उस प्रकार से वापस सब कामकाज शुरू हो जाएगा। I think in this case, Manoj, we'll have to say politics as usual. It's what do you say, Dr. Singh? Today, the kind of result that we've seen, it's been a day of democracy, but a lot of surprises for all stakeholders. Definitely lots of surprises in this election, but one thing is very clear. Only BJP is in position to give a stable government to the country. If we visualize at any point of time any scope for others, that experiment will not be a stable experiment. Looking at the number of BJP, looking at the pre-poll alliances of the BJP, looking at the nature, the kind of relations we had previously in all these NDA partners, we can be assured about this, that BJP is going to provide a stable government for the nation. Okay, we'll get in also the first word from Rakesh ji also, who joins us in the studio in just a while. But good evening, viewers. We are back again, Manoj and Tina, with the latest update on where the numbers are. It's still a tough game for the BJP. They're inching there. As of now, the Election Commission website shows them leading on 243 seats. 21 of them they've already emerged victorious on. But it's a neck-and-neck contest. The BJP will be the single largest party. They will be able to form a government with the help of TDP and JDU, the allies of the NDA. But the kind of emphatic victory that they would have hoped for has not happened. Let's hope how it pans out by the evening. But Rakesh ji, आपकी पहली प्रतिक्रिया, आज का दिन कैसा रहा है? बड़े सरप्राइजेज हैं, अभी प्रोफेसर जी से भी बात हो रही थी कि काफ़ी सरप्राइजेज रहे दोनों साइड्स के लिए। कहीं बीजेपी ने लूज़ किया है तो कहीं गेन भी किया है, जैसे केरला और उड़ीसा उनके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट था और वहाँ उन्होंने कहीं ना कहीं सेंध कर दी है। देखिए, मुझे लगता है कि जो मौजूदा दौर है उस दौर में तीसरी बार सरकार बनाना ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। यदि हम सीटों को साइड में रख दें तो लगातार आप तीसरा टर्म जीत रहे हो और तीसरे टर्म में एक व्यक्ति के चेहरे, एक व्यक्ति के मेहनत पे यदि आप 250 के आसपास सीट लेके आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, जहां बदलता हुआ सारा मतलब पूरा पॉलिटिकल मिजाज चेंज है, उस पॉलिटिकल चेंज मिजाज में सबको एक करके यदि आप 240 और 50 सीट ला रहे हैं तो मुझे लगता है ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ना कि 303 से यदि हम गणना करें तो। हम अक्सर ये देखते हैं कि पहले हमें 280 मिला, फिर हमें 303 मिला, तो उस रेशियो में हम ये मान के चलते हैं कि हमारी सीटें बहुत कम हो गई हैं। पर यदि हम पहले का दौर देखें और आज का दौर देखें तो 10 साल में यदि आप 240-245 सीट का भी रेशियो लेके चल रहे हैं तो इसको हम बड़ी उपलब्धि मानेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए और नरेंद्र मोदी जी जैसे चेहरे के लिए। जी, लेकिन राकेश शुक्ला जी, ये सवाल जरूर उठेगा अपने में कि 400 पार का नारा दिया और 250 के आसपास पार्टी रुक गई। यह बात ठीक है कि गठबंधन के नेतृत्व में, एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में बीजेपी ने रुझानों में बहुमत हासिल कर लिया है और लगातार वो रुझान बना हुआ है, जिससे साफ होता है कि एनडीए के नेतृत्व में ही अगली सरकार बनने वाली है। मेरा सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ऐसे राज्यों में जहां बीजेपी का मजबूत होल्ड माना जाता है, वहां पर पार्टी को नुकसान हुआ। कई ऐसे राज्य हैं और कई ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, जैसे ओडिशा। आप इसको कैसे देखते हैं?
यदि हम हिद्दी पट्टी के राज्यों की बात करें तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को ये समीक्षा करने की ज़रूरत है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में हमारी सीटें कम क्यों हुई। उसका मूल कारण जो मेरी समझ में आया है सारी स्थितियों को देख के, कि आपकी सोशल इंजीनियरिंग बिगड़ी है। पहला, कांग्रेस की मजबूती का कारण है कि बहुजन समाज पार्टी में आया हुआ कांग्रेस का वोटर फिर से घर वापसी करता हुआ दिख रहा है। नहीं, कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं मिल सकती थी और बहुजन समाज पार्टी जीरो में नहीं जाती। दूसरा, 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी की जो जीत का मार्जिन यदि आप देखेंगे तो हर सीट में 70-80 हज़ार से ऊपर का लीड लेके भारतीय जनता पार्टी जीती थी। इस बार की लीड कम हुई है और सीटें भी कम हुई हैं। उसका कारण है कि कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग जो आपके साथ आया था वो आपसे छिटक आ रहा। तो छिटका क्यों है? जबकि आपने आरक्षण के मुद्दे पर यह वायदा किया, विपक्ष की तरफ से उसका एक नैरेटिव बनाया गया, दो बड़े महत्वपूर्ण नैरेटिव बनाए गए कि संविधान बदल दिया जाएगा और आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। वो दोनों नैरेटिव को आपने कहीं ना कहीं काउंटर किया है और मतदाताओं के बीच में विश्वास भी दिया। लेकिन इसके बाद भी ये दो महत्वपूर्ण पॉकेट हैं वोट के जो आपके पास से दूर हुए हैं। इसीलिए आप 60 सीट से सीधे 35 सीट पे उत्तर प्रदेश में आ गए और आप आधी सीटें खो दिए राजस्थान में। मध्य प्रदेश में आपकी यथास्थितियां हैं और उसका कारण मेरी समझ में ये आ रहा है कि वहाँ जो आपने गोलबंदी की हुई है, देखिए हर काम डेवलपमेंट पे नहीं होता, कई तरह के मैकेनिज्म काम करते हैं, जातिगत गोलबंदी भी, डेवलपमेंट भी और आपके प्रति विश्वास और स्पष्टता भी। ये तीनों चीज़ें वहाँ पे काम की हैं मध्य प्रदेश में, इसलिए आप वो सीट भी जीत लिए जो आप टारगेट बना के चल रहे थे, छिंदवाड़ा जो कांग्रेस का गढ़ था। आज आप वो सीट भी वापस ले लिए। लेकिन जहां आपका गढ़ माना जाता था, उत्तर प्रदेश की शहरी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की हार एक नई चिंता प्रकट करती है। राजस्थान में आपकी कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग बिगड़ी है। जैसे चर्चाएं चली कि राहुल कासवा का टिकट काटा गया, किसके कहने पे? राजपूत के कहने पे। तो एक फैक्टर ये आया जाट समुदाय के बीच में कि राजपूतों के कहने पे भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेती है। फिर बाड़मेर में आप आइए तो बाड़मेर में क्या हुआ कि राजपूतों के बीच में ये मैसेज गया कि राजपूत को टिकट नहीं देके जाट को टिकट दिया गया। देखिए कैसे गड़बड़ाता है पूरा। तो बाड़मेर में आपके सामने वो समस्या पैदा हुई। तो ये दोनों फैक्टर आपके पूरे राजस्थान में चलते गए। वसुंधरा राजे जी के समय पे सबसे महत्वपूर्ण ये था कि वो राजपूत थी, जाट बिरादरी में उनका संबंध था, विवाह हुआ था, तो वो जाट और राजपूत का एक बराबर पैदल लेके चलती थी। और गुर्जर समाज से उनके बहुत अच्छे रिलेशन थे क्योंकि उनके बेटे की शादी हुई थी। तो तीन समुदायों का पूरा पैकेट लेके चलती थी वसुंधरा राजे और उसके चलते वो कांग्रेस को पनपने नहीं देती थी। That's an interesting point, Professor Singh. Does that indicate that even today, despite the 10 years of development work that the BJP-led NDA government did, the politics of caste has prevailed over the politics of development? देखो, बाबा साहब का एक ना बड़ा फेवरेट कोट था, जाति जाति नहीं है ना। इफ यू लुक एट द इंडियन सोसाइटी, caste will remain the core concern in every election. It is up to the political party how they address that concern. BJP and NDA as a ruling dispensation were focusing on development and there was reason behind it. In previous election, Modi ji in all electoral process went with this module and was successful. And he was hoping that again public will go with the development plan, but this time primarily in Uttar Pradesh, Yadav, Muslims and some shift from BSP vote bank to this alliance strengthens their position and result is 50% seats to them. This is the, and in all elections caste will remain a concern. Depends to the leadership how you address that caste concern. जी, लेकिन प्रकाश जी यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि अगर बात राम मंदिर की जाए, बात 370 की जाए, लाभार्थी वर्ग की जाए, जैसा टीना जी बता रही थी, तमाम तरह की योजनाएं सरकार ने आम लोगों के लिए शुरू की, चलाई उन योजनाओं को। उसके बावजूद चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या हिंदी बेल्ट की बात हो या झारखंड की बात हो, उस तरह से जो लाभार्थी वर्ग पिछले चुनावों में देखने को मिला वो कहीं ना कहीं बिखरा, छिटका या टूटा, उस पर जाति हावी रही।
देखिए, लाभार्थी वर्ग आपने बनाया, उसको आपने सर्व भी किया, लेकिन एंड ऑफ द डे जब अपने घर में पहुंचता है, जब उस घर की चार दीवारी में उसकी राजनीतिक चर्चाएं होती हैं, तो उसकी जाति वहाँ पर कहीं न कहीं भूमिका निभा रही होती है, और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही होती है। मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ। अगर उस दृष्टि से कहूँ तो भारत जैसे देश में मार्क्सवाद नहीं पनप पाया, उसका एक कारण जाति भी रही है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब हम अपने घरों में पहुँचते हैं तो कहीं न कहीं जाति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और जाति हमारे बहुत सारे निर्णयों को प्रभावित करने लगती है। जी लेकिन राकेश जी, जाति की जहाँ तक बात आती है, समुदाय की बात आती है, तो झारखंड और ओडिशा दो स्टेट मैं आपके सामने रखूंगा। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जो परिणाम सामने आए, जो रुझान उभर के सामने आए, जो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आ रहा है, रुझान सामने आ रहे हैं, ओडिशा में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बीजेपी की रही है। आदिवासी रूल वैसा स्टेट माना जाता है। इसी प्रकार झारखंड में हम देखें तो वहाँ पर कुछ सीटों का नुकसान या मार्जिन जो था वो कम हुआ है। ये अंतर क्यों कि झारखंड में भी आदिवासी बड़े वर्ग में है वहाँ पर, और उड़ीसा में भी, ये अंतर क्यों देखने को मिल रहा है? फिर आप तीसरा स्टेट भी लीजिए, छत्तीसगढ़ जी। अब आप जब तीनों स्टेट देखेंगे तो आपको उड़ीसा में, देखिए हम वनवासी आदिवासियों को एक समुदाय देखते हैं, लेकिन उनके अंदर भी जातियाँ बटी हुई हैं। तो उनके अंदर आप जब तीन देखते हैं, गोंड जाति हो गई, संथाली हो गई, और तो जब तीनों में देखते हैं तो उड़ीसा में हमारे बूम करने के दो तीन कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो आप लाभार्थी की बात किए हो, तो लाभार्थी में वहाँ सीधे डायरेक्ट बेनिफिट पहुँचा, और वहाँ हमारी स्टेट में गवर्नमेंट नहीं थी, तब हमने डायरेक्ट लाभ पहुँचाया। तो वहाँ के मतदाता के मन में आया कि यदि इनकी सरकार होगी तो लाभार्थी में हमको ज़्यादा लाभ मिलेगा, पहला। दूसरा, वहीं से राष्ट्रपति हैं, तो उस समुदाय का, जो आदिवासी समुदाय आपसे दूर था, उसके मन में एक अपेक्षा पैदा हुई कि हमें ठगा नहीं जा रहा, हमें शीर्ष स्थान दिया जाता है। तो उड़ीसा में आपको उसका एक बड़ा फायदा हुआ। झारखंड में आप जिसको नुकसान कह रहे हैं, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि वहाँ झारखंड का निर्माण करने वाले आदिवासी नेता से छीन के आज भी आप ले रहे हैं, शिबू सोरेन से। झारखंड निर्माण का सारा श्रेय जो है सोरेन परिवार को जाता है, शिबू सोरेन को जाता है, और आज उसके बाद भी यदि आप सीट हासिल कर रहे हैं तो ये आपकी उपलब्धि होगी। झारखंड में आपने गैर आदिवासी मुख्यमंत्री का प्रयोग किया, छत्तीसगढ़ में आपने गैर आदिवासी मुख्यमंत्री का प्रयोग किया। छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस को छोड़ के आदिवासी नहीं जाता था, विधानसभा चुनाव में पूरा का पूरा क्षेत्र आपके पास आ गया, सरगुजा वाला, बस्तर वाला। इस बार भी लोकसभा में आपके साथ आया। क्या कारण है? कारण ये है, भूपेश बघेल की तरफ से वहाँ 3 योजनाएं चालू की गई। एक तो हसदेव जंगल काटने का, जिसका विरोध हुआ, उस विरोध के चलते इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। दूसरा, उन्होंने कहा कि वनोपज की जो जमीन है वो हम आपके नाम करेंगे। पट्टा दिया, कब्जा वन विभाग का था, कब्जा इनको नहीं मिला, उसका रिएक्शन हुआ भूपेश बघेल के खिलाफ। तो ये जो छोटे छोटे रिएक्शन है ना, जो हम शहरी क्षेत्र में बैठ के नहीं देख पाते, लेकिन आदिवासी समुदाय जो वनोपज पे निर्भर है, वन में रहता है, वन को ही सब कुछ मानता है, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जब वो देखता है कि ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है तो फिर चेंज करता है वो, और लंबे समय बाद चेंज करता है, और लंबे समय तक जिसके साथ जाता है रहता है। तो इसका मतलब इन तीनों राज्यों में जो आदिवासी समाज आपके साथ जुड़ा हुआ है, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो वो एक दिन के लिए नहीं जुड़ा है, वो लंबे समय तक रहेगा यदि जुड़ा है तो, क्योंकि लंबे समय के बाद आया है। तो हम इसको नुकसान की दृष्टि से नहीं देख रहे जी। In fact, the results in Odisha, that comes across as a silver lining for the BJP. So while you may have lost a few seats here and there in the Hindi heartland, it gives you a firm footing in the east now. You've of course come down in numbers in West Bengal. You don't have strong footing in the other eastern states, but Odisha, the numbers reflect that it gives you a solid and firm footing in Odisha. At least a state government. Exactly, in the state government, and that's a history in itself, that the BJP is going to form the first government in the state. So how does it strengthen the BJP in that part of the country? No, definitely the strength, the state government in Odisha will impact West Bengal and other neighboring states also. That area will strengthen BJP in future. But one thing I will add here, the health of Nabeen Babu played an important role. No doubt he and his party was always in denial mode, but the kind of visuals came to us and to the public of Orissa that played an instrumental role. Another
effort, BJP was trying its level best at the grassroots level to occupy the space given by BJD. Because in last 1 year, if you evaluate the politics of Odisha, Naveen Babu and his administration was not in position to make the strong presence at the local areas, at the rural areas. Though in urban areas they were trying their level best, but don't forget this fact that BJP always has its roots at the urban areas, and this time they had an opportunity at the rural areas also, so that they are very much there in form of. Interestingly, Professor, you know, when you look at the vote share of the BJP, they haven't lost much. The vote share pretty much remains the same if you compare it to 2019. In fact, they've increased in certain areas, but it has not translated into seats. So perhaps the issues resonate among the people. They have solid footing among the voters, but that did not come to the booth. It's a consolidation basically. BJP is holding its fort. There's at least no loss in form of percentage of votes, but others are gaining. They have consolidated. That's why result in Uttar Pradesh, in Maharashtra or in Rajasthan, their consolidation was much more in comparison to BJP. That's why that success story is there. जी लेकिन इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। राकेश जी, अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूं, जैसा टीना ने कहा कि बीजेपी का वोट प्रतिशत बड़ा है कई क्षेत्रों में, लेकिन सीटें उस तरह से प्राप्त नहीं हुई पार्टी को। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो बात चाहे केरल की हो, तमिलनाडु की हो या कर्नाटक की बात हो, वहाँ भी कुछ सीटों का नुकसान कर्नाटक में हुआ है, लेकिन ज़्यादातर सीटें बीजेपी अपनी बचाने में सफल रही कर्नाटक में। लेकिन जो उम्मीद थी तमिलनाडु केरल से, क्या आप देखते हैं कि वो उम्मीद पूरी क्यों नहीं हो पाई? काफ़ी कोशिश पार्टी ने की, एक गठबंधन भी तमिलनाडु में पार्टी ने बनाया। तमिलनाडु का मेरे पास जो जानकारी है, 3 सीटें बहुत इम्पोर्टेंट थी भारतीय जनता पार्टी की। एक कोयम्बटूर, एक साउथ चेन्नई कौन से सुंदराजन वाली, और एक कन्याकुमारी के पास वाली सेल्वन वाली। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस था कि हम इन 3 सीटों को जीतना है। डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पूरे स्टेट में इन 3 सीटों पे पूरा बीटो लगा दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का खाता ना खुलने पाए, क्योंकि उनको ये पता था कि इनका जैसे ही खाता खुलेगा हमारा खाता क्लोज होना शुरू हो जाएगा। उसका कारण ये है, वहाँ जिस तरीके की परिस्थितियाँ पैदा हैं इस समय पर सनातन और गैर सनातन को लेके, तो आप तमिलनाडु का रेशियो देखिए तो वहाँ पिछले 5 साल में 11% जो है महिला वोटर बढ़ा है, और वो पुरुष वोटरों से 3% ज़्यादा है। अभी मैं अध्ययन कर रहा था तो मैं पाया कि वहाँ जो महिला वोटर है उसके 2 वर्ग हैं, एक उद्यमी और दूसरा धार्मिक। उद्यमी भी भाजपा को पसंद करता है और धार्मिक भी भाजपा को पसंद करता है। तो यदि 11% वोटर जा रहा है, तो आज हम यदि देखें तो अन्नामलई जैसा एक जुझारू चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने तलाश किया। अन्नामलई ने पूरे तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का झंडा घुमाया और झंडा पकड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार किया। उस तमिलनाडु में, जिस तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी शून्य पे थी, वो एआईडीएमके के पीछे पीछे चलती थी। एआईडीएमके जहां खड़ा कर दे वहां खड़ी हो जाए, अपने से चलने की स्थितियों में नहीं थी। लेकिन आज पूरे तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी अपने से चलने की स्थिति में आई है। तो वोट परसेंटेज भी आपका बढ़ा है, 15 से 17% आपका वोट बढ़ा। तो एक ही दिन में हम नहीं मान सकते कि उसका रिजल्ट आएगा, लेकिन तमिलनाडु में आने वाले विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहने वाला है। उसका कारण ये है कि एआईडीएमके की जो स्थितियां हैं उसमें उसका वोटर भारतीय जनता पार्टी में एक उम्मीद लगा के बैठा हुआ है, क्योंकि वो डीएमके के साथ जा नहीं सकता। तो एआईडीएमके का वोटर और भारतीय जनता पार्टी का अपना वोटर जब एक साथ मिलेगा तो डीएमके के लिए एक चुनौती बनकर भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में खड़ी होगी। हम केरल की बात करें तो केरल में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी शून्य में थी। आज भारतीय जनता पार्टी वहां पे एक पार्टी थर्ड फोर्स के रूप में उभर के सामने आई है। केरल की स्थितियां ये हैं कि केरल में जब सबरीमाला का आंदोलन हुआ तो सबरीमाला का आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं लेकिन कांग्रेस के लिए जरूर लाभकारी साबित हुआ, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट आमने सामने खड़े हुए थे और कांग्रेस तटस्थ थी। ऐसे में जो हिंदू वोटर है, जो वहाँ का नायर समुदाय है, वो एक बड़ा पॉकेट है वोट का। उनको लगा कि हमको लेफ्ट को नहीं जीतने देना है, तो ईसाई और आधा मुस्लिम कांग्रेस के साथ पहले था और
लेफ्ट को हराने के लिए हिंदू वोट भी कांग्रेस के साथ चला गया। 2019 में उनका गठबंधन 19 सीट जीता और 2024 में भी उनका प्रदर्शन इसीलिए सुधरा है। लेकिन आप 3 से 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी जो एक विधानसभा जीतने के लिए पसीने बहाया करती थी, आज 3 लोकसभा सीट यानी 21 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को स्थापित किया है। और केरल में मुझे लगता है ये एक बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि हम साउथ की बात करें, हम तेलंगाना को भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी सिग्निफिकेंट गेन है बीजेपी के लिए। एक तरफ हम पहले बीजेपी के दक्षिण का गढ़ सिर्फ कर्नाटक था, अब कह सकते हैं तेलंगाना भी है, केरला में भी आपने एक सीट वहाँ पर जमा ली है, तमिलनाडु में भी बहुत कोशिश की है, अभी तक रिजल्ट तो नहीं है और फेवर में आ भी नहीं रही है, लेकिन कम से कम आपने वहाँ पर अपनी प्रेजेंस बना ली है। तेलंगाना में ऑल्दो हमने देखा कि पिछले अभी राज्यसभा के जब राज्य का चुनाव हुआ था तो वहाँ पर कांग्रेस जीत कर आई है, और उसके बाद अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए और वहाँ पर बीजेपी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। देखिए, थोड़ा सा निगेटिव फैक्टर है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब तेलंगाना में विधानसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद को बैक पे रखा। वहाँ संजय बंडी बड़े चेहरा थे, उनको बैक किया गया, जी किशन रेड्डी को फ्रंट पे लाया गया। और मुझे लगता है उसके पीछे एक रणनीति थी भाजपा की। रणनीति ये थी कि हमको कांग्रेस की बजाय बीआरएस को लाना ठीक रहेगा, इसलिए उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई। और उसके चलते हुआ ये कि आपको सीटें मिली, वोट परसेंटेज बढ़ा, सब कुछ हुआ, लेकिन बीआरएस के इतने खामियां थी कि बीआरएस वापसी नहीं कर पाई और कांग्रेस आ गई। और कांग्रेस के आने का कारण ये था कि रेवंत रेड्डी जैसा एक नेतृत्व था कांग्रेस के पास, इसलिए कांग्रेस आ गई। अब लोकसभा में हम आते हैं। लोकसभा चुनाव में रेवंत रेड्डी का वो स्पार्किंग और वो चेहरा, चमकदार चेहरा बेहतर साबित नहीं हुआ। और जो मतदाता विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गया हुआ था, वो मतदाता लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री चुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आया, बीआरएस के साथ नहीं गया। तो आज तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़े विकल्प के रूप में स्थापित हो रही है। आंध्र प्रदेश का आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि टीडीपी और भारतीय जनता पार्टी जब जब मिलकर चुनाव लड़े 98-99 से लेके तब फायदा हुआ है। और इसीलिए 2024 के चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की मजबूरी थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ करे, क्योंकि भाजपा के पास वहाँ दोनों विकल्प खुले हुए थे, जगन रेड्डी के साथ भी गठबंधन करने का और चंद्रबाबू नायडू के साथ भी। चंद्रबाबू नायडू के लिए भारतीय जनता पार्टी मजबूरी थी, इसलिए वो आए, गठबंधन किए और दोनों लोग मिलकर लड़े और आज रिजल्ट सबके सामने है। And that's why the TDP has emerged in the position of kingmaker, Professor. The fact that the key now lies with the TDP and the JDU if the BJP does not reach the 272 figure. नहीं, देखिए की लाइज तो मैं नहीं मानूंगा इसको, बिकॉज नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि दोनों ही पार्टीज पहले ऑपोजिशन में भी जा चुकी हैं और एनडीए में भी रह चुकी हैं। होता कि आप ऑपोजिशन में गए लेकिन लॉस में रहे, तो टीडीपी पर वो अप्लाई नहीं होता है। और टीडीपी जैसे राकेश जी बिल्कुल सही कह रहे थे, उनकी मजबूरी भी है और जो राजनीति है वो कहती भी है उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहना है, क्योंकि वो म्यूचुअल हैं, उनके मतदाता एक दूसरे को वोट देने में संकोच नहीं करते। क्योंकि देखिए एनटी रामाराव के फेज को अगर आप याद करें, जब राजीव गांधी जी ने उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था, तो जो पूरी की पूरी पार्टी दिल्ली में राष्ट्रपति के सामने परेड करने आई, सब केसरिया वस्त्र में थे। तो जो कोर वोटर का फीलिंग है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है। इस नाते जब वो दोनों साथ आते हैं तो एक बहुत बड़ी फोर्स के रूप में इमर्ज होते हैं। और चंद्रबाबू बहुत लंबे समय से सत्ता से दूर रहे हैं और जो पिछले सालों में या पिछले कुछ महीनों में उनके साथ वाईएसआर ने बर्ताव किया था, वो बर्ताव भी कहीं न कहीं पर रिफ्लेक्ट होता है स्थानीय राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी ने उस अवसर का लाभ उठाया और उनको भी लगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाने में भलाई है, तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं। केंद्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व दे रही है और स्थानीय स्तर पर चंद्रबाबू नायडू को सत्ता मिलने वाली है। जी बिल्कुल, अगर टीना देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, रुझानों में बहुमत से आगे है। जाहिर तौर पे बढ़त है उसे इंडिया पर, अच्छी खासी बढ़त है गठबंधन के रूप में। हम देखें बीजेपी अपने बहुत चर्चा करी, एनडीए की चर्चा काफ़ी की, लेकिन अगर इंडिया की मैं चर्चा करूं, कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ी हैं, लेकिन अभी क्या चुनौती हैं इंडिया गठबंधन के सामने?
हालांकि वो भी सरकार बनाने की जोड़ तोड़ में लग गए हैं, फोनबाजी की जा रही है, शरद पवार एक्टिव हैं, बैठक बुलाई जा रही है। आप कैसे देखते हैं संभावनाओं को? हालांकि और 5:30 भी जी। बज रहे हैं अभी मनोज जी, और इलेक्शन कमीशन के हिसाब से अभी भी ट्रिपल डिजिट के आसपास नहीं पहुंची है कांग्रेस। 93 to 95 टू एंड फ्रो हो रहा है। हमें देखना होगा जून 2023 को, जी जिस दिन इसका बुनियाद डाली गई विपक्षी गठबंधन की, और तब ये एक औरा बनाया गया, यानी एक प्रदर्शन तैयार किया गया कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के खिलाफ देश में एक बड़ा गठबंधन तैयार होगा। और माहौल के साथ साथ सभी दलों का मिलन हुआ, एक बड़ा सा मंच सजा और सभी बड़े चेहरे उस मंच में आए। धीरे धीरे आप देखिए उसमें से चेहरे विलुप्त होते गए। जो जो क्षेत्रीय दल अपनी हैसियत रखते थे वो क्षेत्रीय दल वहाँ से बाहर होते गए, और वो क्षेत्रीय दल उसमें रह गए जो एक दूसरे पे निर्भर थे। अब उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज एनडीए और इंडिया गठबंधन की यदि आप बात करेंगे तो एनडीए गठबंधन में सारे क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी पे निर्भर हैं और उनके चेहरा है नरेंद्र मोदी, और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सारे क्षेत्रीय दलों पर निर्भर है, उनका कोई चेहरा नहीं है। ये दोनों में बेसिक अंतर है। तो जिस पार्टी में 11 महीने में एक संयोजक तय न कर पाया हो, वो पार्टी शासन की पूरी व्यूह रचना कैसे रच सकती है? नंबर 1। नंबर 2, जो पार्टी 4 चरण तक चुनाव न लड़ी हो और बाद में उसको लगा हो कि हाँ हमारे साथ जनता थोड़ा सा दिख रही है तो वो चुनाव लड़ने आ गए, वो पार्टी कैसे, किस तरीके से? तीसरा, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बड़े रणनीतिक तरीके से, जो आप 400 के भी जिक्र कर रहे थे, 400 एनडीए और 370 भाजपा का एक इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था कि मानसिक रूप से ये दबाव में आ गया था विपक्षी गठबंधन। उनको ये लग रहा था कि इस स्कोर को हम कैसे पाएंगे। मनोज जी, आपको भी याद होगा पूरे चुनाव में विपक्षी गठबंधन की तरफ से आंकड़ा नहीं दिया गया कि हम कितनी सीट जीतेंगे, जी एक भी आंकड़ा नहीं दिया गया। लास्ट में 3 दिन पहले भी बताया गया क्या कि हम 295 सीट जीत रहे। कहाँ जीत रहे, कितनी सीट जीत रहे और कौन सा दल कौन सी सीट जीत रहा, ये किसी के पास पता नहीं था। एक घर में हमें इल्म हुआ और हमने 295 का आंकड़ा फेंक दिया। तो ये है आपका मूल विपक्षी गठबंधन। तो उस विपक्षी गठबंधन के पास न तो रचनात्मक सोच है, न रचनात्मक कार्य है और न रचनात्मक दल है। And comparatively also, if you see, Professor, something that you mentioned earlier on as well, that BJP with the help of 2-3 allies, the TDP, JDU, Shiv Sena, Eknath Shinde, they will give a stable government compared to the India Alliance, which of course is a coalition of several parties. And as Rakesh ji rightly said, no clarity on how they're going to run, even if they're able to form the government somehow. I mean, if we discuss that aspect, who will lead? I'm ruling all possibilities. out all possibilities for India Gathbandhan, right? Only possibility as of now is for NDA. NDA in leadership of Pradhan Mantri Modi ji will provide a stable government because BJP is the largest party with more than 240 members, and some of its allies are in form of permanent nature allies. For example, Chirag is almost a party to BJP. He will not go anywhere. I can vouch for him. Shinde, looking at the Maharashtra politics, he will be with BJP only. Ajit Pawar, if wins 1 or 2 seats, he will be definitely with BJP. Looking at all possibilities of forming the government, NDA is much ahead than India bloc. And I rule out all possibilities for India Gathbandhan as of now, looking at the current politics of the nation. Sharad Pawar ji is trying to make him relevant in Indian politics. Though the main concern from Sharad Pawar ji is to make him relevant for Maharashtra politics. In coming assembly elections, in Indian politics, for the national politics, Sharad Pawar ji is not at all a factor. Factors are in regional parties, Mamta ji and Akhilesh Yadav. And looking at their number and their ambitions, I don't see any possibility for India. And that's why Prime Minister Modi is the best choice at the helm, Rakesh ji, because not only does he have a vision, he's provided that kind of vision, led the country to the path of development. It helps provide continuity. वो जो उन्होंने एक विजन दिया है 2047 विकसित भारत, उसको एक कंटिन्यूटी मिल रही है। प्रधानमंत्री ने जो इतना काम किया है 10 साल में, उसको आगे बढ़ाने के लिए वो ब्रेक नहीं लग रहा है।
सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब 14 में वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने अपने जीवन में वही स्पष्टता और विश्वास जी रखा जो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने गुजरात में साबित किया था। 2014 से 2024 के बीच में कहीं भी रंच मात्र भी उनकी स्पष्टता में कोई कमी नहीं आई और जो बात कहा उन्होंने उस बात को उन्होंने पूरा किया। तो इस तरीके से जनमानस के बीच में एक विश्वसनीय चेहरा वो बने। इसीलिए जब उन्होंने एक नारा दिया, एक स्लोगन दिया कि मोदी की गारंटी, वो सीधे सीधे मन पे घर कर गई लोगों के कि नहीं, मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। आपको भी याद होगा हम लोग पार्लियामेंट कवर करते थे तो गुलाम नबी आज़ाद जी कांग्रेस की तरफ से खड़े होकर बोले थे कि किसी में हिम्मत नहीं कि धारा 370 खत्म कर दे। यही पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने भाषण दिया था, बाहर आके बाइट भी दिया था। हिम्मत किसने दिखाई? नरेंद्र मोदी जी ने। और मुश्किल से 12-14 घंटे 24 घंटे के अंदर वो धारा 370 खत्म हो गई। 3 तलाक को लेके एक पार्लियामेंट में सेशन वो ले आए, कानून बनाया। महिला आरक्षण विधेयक वो ले आए। तो आप देखिए, महिला सशक्तिकरण को देखिए, गरीबों के उत्थान की बात देखिए। तो जब हम 2047 का विजन रखते हैं तो 2047 के विजन के लिए हमको पूरा एक मैप बनाना पड़ता है और 47 का विजन तब पूरा होगा जब आप टॉप से लेके और नीचे तक का सारा करेंगे। यानी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, हमारा गांव भी डेवलप होना चाहिए। गांव कब डेवलप होगा? जब हमारे वहाँ के लोग डेवलप होंगे। हमारा गरीब सबसे अंत्योदय वाला कहाँ पे है? यहाँ पे है। उसको भी विकसित करना है तो उसको पानी चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए। तो ये समग्रता के साथ जब आप तैयार करते हैं तो एक बुके तैयार होता है कई तरह के फूलों का, और वही बुके है 2047। और आपने क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस की बात की है मनोज जी। व्हाट्स इंटरेस्टिंग ये जो मैं पढ़ रही थी कि क्लैरिटी इतनी ज़्यादा है, कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है कि अपनी आखिरी कैबिनेट में उन्होंने ये भी कहा था कि आपकी क्या प्रायोरिटीज़ होंगी 100 डेज ऑफ थर्ड गवर्नमेंट में, वो भी आप सेट करिए। 2047 का विकसित भारत का रोड मैप क्या होगा, उसके लिए उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को एक विजन दे दिया था। तो अच्छी बात यह है देश के लिए कि वो थर्ड टाइम आ रहे हैं प्रधानमंत्री। बट प्रोफेसर, वन थिंग that concerns us is that all through 10 years, the 2 terms that he's been at the helm, he's enjoyed brute majority. When the party in itself is not in brute majority, you are riding on allies. Does it anywhere And make when any you say difference? brute, then there is agenda. So don't call it No, brute, it was absolute a majority. Let's say Yeah. absolute majority. Yes. Does it in any way make any difference? Do you see any difference if Prime Minister is coming for a third term? We are happy that the vision that he has laid for the country for Viksit Bharat is gaining continuity. But will the coalition government make a difference? Not much. Not much. The reason being, if you look at the welfare policies initiated by NDA government in leadership Pradhan Mantri Modi ji, that will continue. Major reforms what he wanted to have for the country, he has already dealt with. No doubt there was few concerns and that will come later on. First priority is to develop the nation by 2047 and the road map is very much clear. The target is fixed. Economy is the kind of boom we are having in economy, 8.2 GDP. That one is a huge positive indication for the government and nation. In coming within a year or so, you will find that we are moving towards our goal of developing the nation. So by 25, you will find the signals of development of the nation. जी लेकिन राकेश शुक्ला जी, इसके लिए ज़रूरी ये है जो आपने कहा कि अगर 2047 का विजन लक्ष्य हासिल करना तो उसके लिए एक मजबूत और स्थिर सरकार की ज़रूरत होगी। और जिस तरह का रुझानों में मैंडेट दिख रहा है, जनादेश दिख रहा है, जनता ये भी देखेगी, जनता के सामने ये भी एक मुद्दा होगा कि कौन ऐसा दल है, क्योंकि कोशिश विपक्ष की तरफ से भी हो रही है, इंडिया अलायंस की तरफ से भी कोशिश हो रही है कि कौन एक स्थिर और मजबूत सरकार दे सकता है। वैसे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा था, कई बार कहा था देश की जनता के सामने कि 2047 का विजन पूरा करने के लिए स्थिर और मजबूत सरकार के लिए जनादेश दें। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि गठबंधन राजनीति पहले भी होती रही है और देश ने देखा है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो गठबंधन की राजनीति हुई है वो किस तरह से हुई, वो सुशासन कैसा चला, उसमें क्या कुछ हुआ, और बीजेपी के नेतृत्व में जो गठबंधन राजनीति हुई एनडीए के रूप में, उसको भी देश की जनता ने देखा है। इस गठबंधन राजनीति को आप कैसे देखते हैं? 2014 में भी एनडीए था, 2019 में भी एनडीए था। जब 280 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती
तो भी अपने सहयोगियों को बराबर सरकार में हिस्सेदारी दी, और जब 303 सीटें जीती तो भी सभी सहयोगियों को बराबर की हिस्सेदारी दी। एक सीट वाले आरपीआई के रामदास अठावले को भी मंत्री बनाया गया, और चिराग पासवान के यहाँ से पशुपतिनाथ पारस को भी मंत्री बनाया गया। तो उपेंद्र कुशवाहा भी मंत्री बने थे जब साथ में थे एनडीए के। तो आपके नीतीश कुमार जब एनडीए में थे तब बहुत अच्छी स्थिति में थे, वो थोड़े समय के लिए बाहर जाके देखे तो उनको लगा कि नहीं, यहाँ हमारे लिए राजनीति करना उचित नहीं है, ठीक नहीं है, और वो वापस चले आए। तो जो एनडीए की हम बात कर रहे हैं, तो एनडीए के जो गठबंधन दल हैं उनको भी जनता के बीच में जाना है, और वो भी सोचते हैं कि जब हम जनता के बीच में जाएं तो जनता हमें कहे कि यार मोदी सरकार के मंत्री हैं या मोदी सरकार के सहयोगी हैं बतौर सांसद। तो एक क्या होता है ना, जब जनता आपका सम्मान की नज़र से देखती है तो वो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, उस उपलब्धि से भी बड़ी होती है जो आप काम करते हो। तो कई बार डेवलपमेंट तो है, लेकिन डेवलपमेंट के बाद भी निगेटिव अप्रोच तैयार होता है। लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और उनके नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, जाहिर तौर पे वो गठबंधन सरकार होगी। अभी तक उन्होंने बहुमत वाली सरकारों का नेतृत्व किया है, वो चाहे मुख्यमंत्री के तौर पर हो या प्रधानमंत्री के तौर पर हो, एक उनके सामने ये पहलू रहेगा। दूसरा, अगर पीछे मैं आपको थोड़ा सा ले जाऊं, वाजपेयी सरकार के समय में जिस तरह गठबंधन राजनीति हुई, या देवेगौड़ा जी जिस तरह से प्रधानमंत्री बने, गुजराल साहब प्रधानमंत्री बने, या चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने, वो भी गठबंधन पॉलिटिक्स थी। कैसे देखते हैं आप? नरेंद्र मोदी का नेतृत्व की तुलना हम देवगौड़ा और गुजरात के साथ नहीं कर सकते। पहली मैं बात तुलना तो उस संदर्भ में नहीं क्योंकि दल के गठबंधन की मैं बात कर रहा हूं। कांग्रेस के उसमें मैं कह रहा हूं कि उसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी उस गठबंधन का कर रही थी। यदि आपका नेतृत्व मजबूत है और आपको नेतृत्व से फायदा मिल रहा है तो सहयोगी दल आराम से उनके साथ चलेंगे, नंबर एक। नंबर दो, आज की डेट में कोई भी ऐसा क्षेत्रीय दल नहीं है जो शर्त रखने और सौदेबाजी करने की स्थिति में हो। मुझे एक दल का नाम बता दीजिए। जीतन राम मांझी एक दल है, एक व्यक्ति है, एक पार्टी है। वो क्या कह रहे थे चुनाव के समय पर? मोदी के कारण हम जीतेंगे। उपेंद्र कुशवाहा मोदी के कारण जीतेंगे। अनुप्रिया पटेल मोदी के कारण जीतेंगे। चिराग पासवान माला जप रहे थे मोदी जी के नाम पे। टीडीपी चंद्रबाबू नायडू मोदी के काम से जीतेंगे। आप हमें एक ऐसा दल बताइए ना। नीतीश कुमार 2019। सवाल यहाँ मोदी जी के नेतृत्व का नहीं, बात नहीं, सवाल दल का है शिव प्रकाश जी, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस ने गठबंधन पॉलिटिक्स का नेतृत्व किया है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व किया है और गठबंधन राजनीति हुई है। मैं उस संदर्भ में एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस का आपने बात किया, कांग्रेस में कौन सा क्षेत्रीय दल है जो कांग्रेस के नेतृत्व में काम करने को तैयार है? हमें एक का नाम बता दीजिए। जहां गठबंधन हुआ, अखिलेश यादव ने अपने हिसाब से सीटें दी, आरजेडी में तेजस्वी लालू ने अपने हिसाब से सीटें दी। देखा आपने हर जगह पे। उधर शरद पवार ने अपने हिसाब से सीटें दी। अरे कांग्रेस का नेतृत्व मानने को कौन तैयार है? लेकिन एनडीए में नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मानने को सब तैयार है। तो जब आप नेतृत्व स्वीकार करते हो तो मतभेद और फिर विवाद पैदा नहीं होता। नहीं, मैं राकेश जी से बहुत सारी बातों पे सहमत हूँ। देखिए, देवगौड़ा जी, गुजराल जी, चंद्रशेखर जी का दौर अलग था। अटल जी के साथ 26 राजनीतिक दल थे, वो भी प्री पोल अलायंस था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम थीं और अटल जी सरकार बना रहे थे। राजनीतिक अनुभव बहुत था, लेकिन कोalition गवर्नमेंट में 26 लोगों को संभालना, सरकार चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती का काम था। यहाँ मोदी जी के साथ जो सुगमता है, 2014 में, 2019 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ एनडीए पार्टनर्स को साथ लेकर के उन्होंने सरकार चलाई। एक रोड मैप बना, उस रोड मैप पर सरकार सफलतापूर्वक चली। जनता ने उस नेतृत्व को, पॉलिसीज़ को स्वीकार किया। 10 साल के बाद भी वह पार्टी, वह गठबंधन सत्ता में वापस लौट रहा है। ये बहुत श्रेयस्कर कार्य है, बहुत बधाई देने वाला कार्य है। दूसरा, राकेश जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि यहाँ जो क्षेत्रीय दल हैं उसमें सीटों के मामले में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी की सीटें हैं, वो मिलकर के 30 बनती हैं। एनडीए का रेशियो, बीजेपी की रिक्वायरमेंट, अदर पार्टीज, ये सब जब आप जोड़ेंगे। शुक्ला जी, मेरा सवाल ये था भरोसे का सवाल।
एक गठबंधन वो है जो भारतीय जनता पार्टी जिसका नेतृत्व करती है या बीजेपी करती आई है, और उसमें एक अलायंस बना रहता है, चाहे वाजपेयी सरकार हो या मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत के बावजूद मोदी जी ने एनडीए अलायंस को बनाए रखा। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसने कभी चंद्रशेखर साहब को बनाया, कभी देवगौड़ा जी को बनाया, कभी गुजराल को बनाया, और वो सरकारें कहीं ना कहीं कांग्रेस के कारण गिरी। बहुमत के जैसे भी खेल खेला गया, वो एक बहुत बड़ा सवाल राकेश है। जी का एनालिसिस बहुत अनुकरणीय है कि कौन सा ऐसा क्षेत्रीय दल है जो कांग्रेस के नेतृत्व को मानने को तैयार है, और जिस तरह की बार्गेनिंग पॉलिटिक्स ममता जी ने की और अंततः अकेले वो बंगाल का चुनाव लड़ी, जिस तरह से कांग्रेस को मजबूर किया समझौते के लिए अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में, वह भी एक देखने वाली बात है। तेजस्वी ने कितनी सीटें दी और किस तरह का रिजल्ट आया वो हम सबके सामने है। और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स, जितना मेरी समझ है राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते, आने वाले महीनों में बदलने वाली है, क्योंकि मानस, जनता का जो मानस है वो अभी भी मोदी जी के नेतृत्व के साथ है। इसी नाते एनडीए की सरकार बन रही है। हाँ, स्थानीय मुद्दे थे, कुछ समीकरण थे जिनको पढ़ने में, जिनको समझने में कहीं रणनीतिक चूक हुई है, तो उसका खामियाजा पार्टी ने भुगता भी है, वो सामने भी दिख रहा है। लेकिन सरकार, स्थिर सरकार देने की स्थिति में अगर कोई गठबंधन है वर्तमान समय में, तो वो एनडीए गठबंधन ही है। Earlier on, Professor, some of the analysts suggested that apart from some of the miscalculations, maybe perhaps in terms of choosing allies, in terms of choosing candidates, there could have been some hits and misses. But another factor that could have played a major role in the party's performance in the three big states, Uttar Pradesh, West Bengal, Madhya Pradesh, Rajasthan, etc., could have been that the party gave more priority to the turncoats, and for which the lower cadre of workers somewhere was disappointed. They did not put in their heart and soul as much as they would have if had the party retained the original workers. Could that also have played some role in the kind of performance in Rajasthan, in Haryana, maybe also in Uttar Pradesh? There are three factors. One is core party workers. It's important for any political party, it's a BJP or any other political party, give importance to your core worker. And looking at the winnability, party normally goes with the worker. If winnability is not there, then they give tickets to those who came to the party, joined the party. And those who joins the party at the time of elections, normally they come with the winnability factor. And they thought of that, yes, if I'll join BJP, then probability of winning the election is much more in comparison to other political party. That's why they were joining. And party, while deciding the candidate, always look at the winnability So maybe the leadership factor. gave the support, but the cadre did not in a way that the party would have expected. Second factor regarding West Bengal, in morning I was talking a student of mine, he has been activist with BJP, he has been working for the electoral politics. His concern was the fair electoral practices in Bengal. Until unless that is the so same kind of results will be there, whether it was Panchayat or the Legislative Assembly, and the same happened with this parliamentary elections also. So that concern is very much there, free and fair election In West Bengal. in West Bengal. जी बिल्कुल। और टीना जी, राज्यसभा के भाजपा के वरिष्ठ सांसद घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनश्याम जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। धन्यवाद जी, नमस्कार। और मैं ये जानना आपसे चाहता हूं कि जिस प्रकार का रुझानों में जनादेश देखने को मिल रहा है, इसके क्या मायने हैं, आप कैसे देखते हैं? और दूसरा मेरा सवाल आपसे राजस्थान के संदर्भ में है। राजस्थान में जिस प्रकार का रुझान देखने को मिल रहा है, कुछ सीटों का नुकसान हो रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, पूरे जो राष्ट्र का चुनाव है जी, उसको देखने का एक नजरिया होना चाहिए। मैंने सारी बहस सुनी है। मैं कहना चाहता हूं कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी को कि जिस प्रकार अभिमन्यु को भिन्न भिन्न महारथियों ने घेरकर चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश की थी, अभिमन्यु को बाहर निकलने का रास्ता पता नहीं था। उसी प्रकार से जब से चुनाव शुरू हुआ, तब से झूठ और पाखंड के आधार पर इन भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों ने मिलकर
माननीय नरेंद्र मोदी जी को घेरने की कोशिश की, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी संविधान बदलने के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, और कभी बहुत सी बातों को लेकर की। उन सारे चक्रव्यूह को तोड़कर फिर एनडीए का बहुमत आना और सरकार बनाने की तरफ जाना तीसरी बार, ये अपने आप में पराक्रम का प्रतीक है। और मैं समझता हूं ये काम मोदी जी के अलावा दूसरा नहीं कर सकता। अगर अपन देखें, मनमोहन सिंह जी 10 साल रहे, फिर उसके बाद हार गए, तो तीसरी बार लगातार आना और सरकार बनाने की तरफ आना। अब ये कहते हैं एनडीए आ रहा है, बीजेपी मेजोरिटी में नहीं आई। अरे भाई, एनडीए आ रहा है तो बीजेपी ने वहां आंध्र प्रदेश में टीडीपी को समर्थन किया है, बीजेपी ने अपने सारे जेडीयू का समर्थन किया है। तो वो समर्थन ये चुनाव के पहले का गठबंधन था, और चुनाव साथ मिलकर लड़ा है, तो वो जीत कर आए, वो भी बीजेपी के साथ हैं। तो एक तरह से ये बीजेपी लेड एनडीए को मेजोरिटी बनी मिली है, और ये तीसरी बार लगातार मेजोरिटी बन रही। अब जहां तक ये बात कहते हैं कि 400 बोल रहे थे, 300 बोल रहे थे, अरे वो 400 बोल रहे थे तो आप 295 बोल रहे थे, तो उसका क्या हुआ? तो 295 बोल रहे तो हार गए क्या? और तीसरी बात जो इसमें बड़ी है, ये गठबंधन है ही नहीं, गठबंधन जीता ही नहीं। बीजेपी का गठबंधन तो जीता है, ये गठबंधन नहीं था। पंजाब में आपस में लड़ रहे थे आप और कांग्रेस, ये गठबंधन नहीं था। बंगाल में ये गठबंधन नहीं था। बहुत सी जगह ये गठबंधन नहीं जाए, बेमोल बेमेल गठजोड़ था, और ये भी 2 दिन में ही टूट जाएगा, तीसरे दिन रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये किसी एक दूसरे को नेता मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बिना नेता के लड़ा गया चुनाव है और कोई नेता मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए ये जो बीजेपी की उपलब्धि है, मैं इस उपलब्धि को मानता हूं। हाँ, कुछ गलतियां कमियां रही है, वो रहा है कि हम जो राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव ले जाना चाहते थे, कई जगह वो जातीय समीकरणों पर चला गया। और ये जातीय समीकरण वो लोग बनाते हैं जो पारिवारिक प्रजातांत्रिक सामंतवादी पार्टियां चला रही हैं। जैसे कांग्रेस पारिवारिक प्रजातांत्रिक सामंतवादी पार्टी है, जैसे समाजवादी पार्टी पारिवारिक प्रजातांत्रिक सामंतवादी पार्टी है, जैसे स्टालिन की डीएमके भी इसी प्रकार की पार्टी है। तो ये जो इस प्रकार की पार्टियां हैं, वो पार्टियां एकजुट होकर कभी भी शासन नहीं चला सकती, नहीं कभी एक रह सकती। तो इन सब बातों को देखते हुए मैं तो मोदी जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसा बढ़िया नेतृत्व देकर इन सारी परिस्थितियों में भी इतना बड़ा बहुमत प्राप्त किया है। जहां तक आपने राजस्थान के बारे में पूछा, हाँ, राजस्थान में हमको दुख है कि हमको कुछ सीटों का नुकसान हुआ है, और उसके कारण कई थे, लेकिन उसमें एक प्रमुख कारण था कि कुछ जातीय समीकरण हमारे से ठीक से नहीं बैठ पाए, उस कारण से हमारी ये दिक्कत हुई है। और बाकी ये चुनाव जो हुआ है कुल मिलाकर, उसको कहेंगे तो यही कहेंगे कि मोदी जी के इतने 10 साल के कार्यकाल पर एक ठप्पा है, एक मोहर है, और तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का जो है एक रिकॉर्ड वो बनाने जा रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। That's right. That's a record that Prime Minister Modi will hold of becoming the Prime Minister for the third consecutive term for him. This is one record which was held by the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, and after that it's only going to be Prime Minister Narendra Modi. World over also, if you see, Manoj, whichever leader has got a third term, it's always, the numbers have always reflected like that. The number in the third term, anti-incumbency always is the biggest factor. But if you look at the NDA numbers, 293, and for a third term, that talks big about the government that the BJP has given for the last 10 years and so. And as we speak, there are certain results that the Election Commission has announced, and this includes Gandhinagar, that has been won very, very comfortably, in fact by a huge margin of 7 lakh votes by Amit Shah. He currently is the Home Minister. And he of course, we know the Modi-Shah duo is known for stitching alliances, and perhaps, who knows, in the times to come, as we know, that there will be some kind of alliances which will take the BJP numbers high in the times to come. Let's wait for that, because now NDA is comfortably set to form the government for the third time. As we speak, Kumari Shailaja's result has also been declared. She is one from Sirsa in Haryana.
So we will keep getting you these results as and when the Election Commission announces them. But for now, the numbers hold 293 leads for the BJP, which for the NDA, I beg your pardon, which includes 241 currently for the BJP on its own. The rest accounts for the allies. This includes the results and the leads. And for the India Alliance, the number stands at 231, the others at 19. जी, जाहिर सी बात है, अगर एनडीए अलायंस की बात की जाए, भाजपा नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बात की जाए, तो लगातार तीसरी जीत गठबंधन के रूप में जो रुझानों में स्पष्ट हो रही है, और कुछ देर बाद जब परिणाम स्पष्ट होने लगेंगे, जाहिर सी बात है रुझान परिणाम में भी बदलेंगे। लेकिन राकेश जी, एक बड़ा सवाल जो मेरे मन में आता है वो भी आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिसने ये दावा किया था कि वो देश की राजनीति को बदलने सत्ता में आए हैं, दिल्ली में साफ हो गए और पंजाब में भी शायद 3 सीटें उनको रुझानों में शायद 3 सीटों पे उनकी बढ़त है, एक शायद जीते हैं। तो आप कैसे इस पार्टी की राजनीति को देखते हैं जो परिणाम आए हैं? हम पंजाब से दिल्ली आते हैं। पंजाब में क्या हुआ कि जब आम आदमी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ने गई तो वहाँ के आम मतदाता जो है अकाली दल से बहुत परेशान था। उसके भ्रष्टाचार, उसके नशा वाले मामलों को लेके, करप्शन बहुत बड़ा इशू था, और कांग्रेस को भी वो परख चुकी थी वहाँ के मतदाता। तो उनको लगा कि एक हमारे लिए नया विकल्प आया है जो पंजाब जैसे राज्य में सुशासन की सरकार देगा, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देगा, नशा मुक्त राज्य बनाएगा। अकाली दल का 24% वोट सीधे आम आदमी पार्टी के साथ गया और अकाली दल वहाँ पे 0 हो गया। कांग्रेस पार्टी का अपना वोटर था, कांग्रेस पार्टी का वोटर 1 से 2% गया होगा, तो एक बड़ा सा चंक लेके आम आदमी पार्टी वहाँ सत्ता में आ गई। सत्ता में आने के बाद ही उसका असली चरित्र सामने आया कि कहना कुछ और है और कथनी कुछ और है। उससे उकता कर इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस सुशासन वाली पार्टी पे भरोसा किया था, तो वहाँ के मतदाताओं ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। अब हम पंजाब में देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन कितना था। भारतीय जनता पार्टी अभी तक अकाली दल के पीछे चलने वाला दल था। मैं वहाँ गया था जब जेटली जी चुनाव लड़ रहे थे, अमृतसर में मैं गया था कवरेज करने, तो वहाँ हालत ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अकाली दल के कार्यकर्ता सवेरे 9 बजे गाड़ी में बिठा के ले जाते थे, बाढ़ में घुमाते थे और 5 बजे ला के उनको होटल में छोड़ देते थे, और इस हिदायत के साथ छोड़ते थे कि आप लोग अकेले प्रचार करने नहीं जाओगे। ये थी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन, और उनको गिनती की सीटें देती थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ 13 लोकसभा चुनाव लड़ी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का हर विधानसभा क्षेत्र में झंडा उठाने वाले कार्यकर्ता तैयार हुए। रिजल्ट क्या होगा वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी को उस राज्य में जहाँ 30 साल से वो सिर्फ पिछलग्गू बनी खड़ी हुई थी, आज वो वहाँ पे विस्तार करने की स्थिति में पहुँच चुकी है। अब हम दिल्ली आते हैं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी से जन्म ली है आम आदमी पार्टी। जब उसके साथ गठबंधन हुआ तो कांग्रेस में विद्रोह हुआ। आप देखोगे बहुत बड़े बड़े नेता कांग्रेस के पार्टी छोड़ के बाहर चले गए। आज जब गठबंधन के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में मेल नहीं हुआ, समन्वय नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, और उसी का नतीजा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को हार का सामना करना पड़ा। आपको रोक रही हूँ, कुछ रिजल्ट्स हिमाचल प्रदेश से दिख रहे हैं आते हुए। अनुराग ठाकुर जीत गए हैं अपनी सीट हमीरपुर, कंगना रनौत मंडी सीट से जीत गई हैं। राकेश जी, ये वाली सीट थोड़ी अटकी हुई दिख रही थी बीजेपी को। बीजेपी के वर्कर्स भी बड़े कॉन्फिडेंट नहीं थे मंडी सीट को लेकर, लेकिन कंगना रनौत ने ये सीट बचा दी है। देखिए, वहाँ 2 सीटें थोड़ा अटकी हुई थी, एक तो मंडी सीट को लेके और दूसरा शिमला सीट को लेके। 2 सीटों पे हिमाचल में लग रहा था कि कहीं ऐसा ना कुछ ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मंडी सीट पे हुआ ये कि कांग्रेस का जो आंतरिक कलह है, उस कलह का भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है। और दूसरा, जो वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनने के बाद की जो स्थितियाँ हैं उसके चलते, और तीसरा, देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए वहाँ के मतदाताओं ने वोट किया। वहाँ पे स्टार को नहीं चुना गया है कि कंगना रनावत बहुत बड़ी स्टार है, क्योंकि हिमाचल में 2 ही नेता हुए, वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल, और ये वीरभद्र की सीट है। और वीरभद्र की सीट पे पिछली बार उनकी पत्नी जीती थी, प्रतिभा सिंह। इस बार उनका बेटा चुनाव लड़ रहा था, लेकिन मतदाताओं ने उस परंपरागत परिवार को वोट देने की बजाय भारतीय जनता पार्टी को। प्राइम मिनिस्टर हैज आल्सो वन हिज सीट ऑफ वाराणसी बाय अ मैसिव 1.5 lakh votes. The results are just flashing on your screen. The third straight time and the parliament when the prime minister contested from the seat of Varanasi, and the third straight win for the prime minister by 1.5 lakh votes. Home Minister Amit Shah winning the Gandhinagar seat by massive 7 lakh votes.
This, in fact, was one of the first results that was declared in the day-to-day. The victory margin was huge, and then comes another Union Minister, Prahlad Joshi. He is one from Dharwad in Karnataka. Very, very important leader again for the BJP. He's been minister in the Union Cabinet. Arjun Ram Meghwal, he is one from the Bikaner seat in Rajasthan. So it's 6 o'clock, Manoj. Results of a lot of seats are clear. Kiran Rijiju has again won from Arunachal West. He's been the MP from this seat for 2 consecutive terms. This will be the third. जी, जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपनी जीत हासिल कर ली है, जीत गए हैं, घोषित चुनाव आयोग ने कर दिया उन सीटों को। घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनश्याम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि अब एनडीए जो गठबंधन है वो रुझानों में स्पष्ट है, धीरे धीरे रुझान परिणाम में तब्दील हो रहे हैं, और स्पष्ट है कि एनडीए के नेतृत्व में सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। आप 2047 के विजन को कैसे देखते हैं, क्योंकि मुद्दा विकास का है, लेकिन आपने जैसा कहा और जिस तरह के रुझानों में उभर के आया है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, कई राज्यों में विकास पर जाति भारी पड़ गई, इसको आप मानते हैं? आगे का रोड मैप कैसा होगा, क्या होगा? देखिए, जाति भारी नहीं पड़ी जी। हम लोग उन जाति के लोगों जो जातिवाद का प्रचार करते हैं जी, जो परिवारवादी पार्टियां हैं, जो जातियों पर आधारित पार्टियां हैं, उन पार्टियों ने सांप्रदायिकता बढ़ाई और सांप्रदायिक स्वरूप देकर उन्होंने अल्पसंख्यक वोटरों को डरा कर अपने साथ किया और एक समीकरण बनाने की कोशिश की MY का, जो समीकरण देश के लिए बहुत खतरनाक है, समाज के लिए बहुत खतरनाक है, कानून व्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है। इस प्रकार का समीकरण बनाने की कोशिश की, जिसको हम समझा नहीं पाए कि हमने इतना काम किसानों के लिए किया है, इतना काम सबके लिए किया है, बहुत से समुदायों के लिए किया है, वो हम समझा नहीं पाए। ये बात हुई कुछ स्थानों पर हमारी। दूसरा जो बंगाल का उदाहरण है, वो उदाहरण इस प्रकार का है कि ममता बनर्जी अपने वोट के लिए CAA का विरोध करते, वो कहते हैं कि जो हिंदू प्रताड़ित होकर आ रहे हैं उन हिंदुओं को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, और ये कहकर वो घुसपैठियों के वोट लेना चाहती है और घुसपैठियों के वोट से जीता। तो ये स्थिति देश के लिए भी चिंताजनक स्थिति है, और इन स्थितियों से निपटने के लिए नरेंद्र मोदी ही सक्षम व्यक्तित्व है। ये सौभाग्य देश का कि तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और इन परिस्थितियों को हम देखेंगे और करेंगे। ये समाज के सामने, ये इंडिया नाम का जो गठबंधन है, इसने समाज के सामने, भारत के सामने कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं जिनका समाधान करना आवश्यक है, और वो दृढ़तापूर्वक नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। घनश्याम जी, मैं प्रतिबिंब जुड़ गया हूँ। एक अच्छी बात जो है बीजेपी के साथ इस पूरे चुनाव में, या फिर कह सकते हैं कि मतगणना की प्रक्रिया में सामने आई है, वो त्रिशूर सीट संभवतः आप जीत रहे हैं। केरल में भी पदार्पण हो गया है बीजेपी का, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल कहना चाहूंगा कि ये पहली बार है कि केरल जैसा स्टेट जिसमें मुस्लिम लीग के साथ समझौता कर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है और LDF और UDF दोनों में बटा हुआ है, वहां पर राष्ट्रवाद की बात ले जाकर सब लोगों, सब समूह को इकट्ठा कर अपना बीजारोपण करना, ये दक्षिण में, केवल दक्षिण केरल में नहीं, इसी प्रकार से कोयम्बटूर में, त्रिशूर में 3-4 जगह बहुत अच्छी पोजीशन में, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी रही, वोट परसेंट बढ़ गए, तेलंगाना में इस प्रकार का हुआ, और आंध्र प्रदेश में सीटें जीती है, कर्नाटक में सीटें जीती है। तो जो ये कहने वाले थे कि ये तो उत्तर भारत की पार्टी है, इस चुनाव ने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी मणिपुर से लेकर गुजरात तक और कश्मीर से लेकर केरल तक सारे राष्ट्र की एकमात्र पार्टी है। बाकी पार्टियां क्षेत्रीय दल के रूप में है, उनको राष्ट्रीय पार्टी नहीं कह सकते। इस चुनाव की ये बहुत बड़ी सफलता है। जैसे आंध्र में सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी उसमें रहेगी, पुडुचेरी की सरकार है, उसमें भारतीय जनता पार्टी है, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। तो इन सारी परिस्थितियों के कारण से दक्षिण भारत में भी कमल का फूल खिला है। ये इस चुनाव की बहुत बड़ी विशेषता है।
जी हाँ, हमारे साथ नम्रता हमारी सहयोगी और हमारे नए मेहमान अशोक टंडन जी भी जुड़ गए हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से परिणाम आए हैं उसमें एक बात जो सामने आई है उसमें महत्वपूर्ण जो तथ्य ये है कि पिछली बार यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने तकरीबन 37.36% मत प्राप्त किए थे। अगर मतदान का प्रतिशत इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखा जाए तो तकरीबन 38% मत पड़े हैं बीजेपी को, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाए। उसकी क्या वजह मानते हैं? ये देखिए, ये जो मत प्रतिशत की जो बात होती है ना, ये हर राज्य में उसका अलग एनालिसिस होता है। कई जगह आप देखेंगे कि जीतने वालों का मार्जिन, अब जैसे शिवराज सिंह चौहान 7 लाख से जीत रहे हैं, अमित शाह 6.25 लाख से जीत रहे हैं। तो ये जो वोट परसेंटेज होती है, इसको इस तरह से हम नहीं गिन सकते। सवाल ये होता है कि किस प्रदेश में, किस राज्य में आपने अपनी सीटें रिटेन की, जीती या हारे। अब उसमें उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण समझ में आ रहा है सबकी कि वहाँ जो कुछ भी हमारे सामने परिणाम आए, तो वह सपा और कांग्रेस ये मिलके जो लड़े, पिछली बार भी एक तरह से था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था बसपा का वोट। बसपा इस चुनाव में शुरू से ही कोई बहुत गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ रही थी। हम देख रहे थे मायावती जी बिल्कुल सक्रिय नहीं थी, क्योंकि उनके पास एक राष्ट्रीय दल का दर्जा है, उसको बरकरार करना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए, पूरे उत्तर प्रदेश में किए, पंजाब में किए और भी जगह किए। तो उनका केवल और केवल एक ही उद्देश्य था कि मेरा जो राष्ट्रीय दल का एक मेरा वो है वो बना रहे, और हमें इस बार कहीं हम पिक्चर में नहीं हैं, जीतने वाले नहीं हैं। तो एक जो पत्रकारों में जो बात बहुत उत्तर प्रदेश में घूम कर आया, उनका कहना था कि ऐसा लगता है कि आखिरी मूवमेंट पर बसपा का वोट जो है वो उत्तर प्रदेश में सपा को गया है। हाँ, अब इसका विश्लेषण तो बाद में हो पाएगा। जी जी, लेकिन ये ट्रांसफर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ हुआ, वो बीजेपी या एनडीए की तरफ क्यों नहीं हो पाया? वो भी एक सवाल। देखिए, अब अगर आप 2019 को देखें तो बसपा, सपा और कांग्रेस के गठबंधन से वो जीत गई 10 सीटें। इस बार वो वोट उनका गंभीरता से न लड़ने के कारण उनको पहले से मालूम था कि हमारी कोई सीट आने